स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को हिंदी सेमेस्टर 2 के जो मेजर पेपर है हिंदी, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए उसका जो अगला पॉइंट है रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ, वो मैं आप लोग के सामने आज लेकर आया हूँ। कृपया इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, चाहे तो नोट्स बना के लिख भी सकते हैं, ठीक है। पूरे अच्छी तरह से लिखा हुआ है, नोट्स ही है ये, आप लोग चाहे तो इसको लिख ले सकते हैं। टॉपिक है हमारा रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि रीतिबद्ध से क्या तात्पर्य है। रीतिबद्ध मतलब होता क्या है, ठीक है। तो रीति काल में कवियों का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 तरह से किया गया। एक है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, तीसरा है रीति मुक्त, ठीक है। तो उसी में से रीतिबद्ध कवि जो है, ऐसे कवियों को कहा गया जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्रों के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखे, ठीक है। रीतिबद्ध कवियों को शास्त्र कवि, कवि शिक्षक या आचार्य कवि भी कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन कवियों को रीतिकार या आचार्य कवि कहा है। इन कवियों में प्रमुख हैं केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, श्रीपति आदि, ठीक है। ये नाम आप लोग याद रखेंगे, जो कवियों के नाम हैं, यहाँ पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि कौन है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये कौन नहीं है भी पूछ सकता है कि रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है। तो 3 तो रहेंगे, एक ऑप्शन आपका गलत दिया रहेगा तो आपको उसको छांटना है ना। तो आप तभी छांट सकते हैं जब याद रखेंगे आपको रीतिबद्ध कवि कौन कौन है। तो केशवदास है, चिंतामणि है, देव है, मतीराम है, पद्माकर है और श्रीपति आदि है, ठीक है। मुख्य रूप से यही कवि है। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक था वो रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ, है ना। हम लोग प्रवृत्ति में देखते हैं क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी रीतिबद्ध काव्य की। पहला मैंने लिया है रीति ग्रंथों का निर्माण, ठीक है। रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से ये है रीति ग्रंथों का निर्माण। इसमें संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथकारों का अनुसरण करते हुए, जो संस्कृत साहित्य में जो रचनाएं हो रही थी उनका अनुसरण करते हुए सभी रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे, ठीक है। जितने भी रीतिबद्ध कवि थे सबने लक्षण ग्रंथ लिखे, ठीक है। इन कवियों ने रस, अलंकार, नायिका भेद आदि के उदाहरण देते हुए काव्य रचनाएं लिखी, लेकिन इन कवियों को संस्कृत के आचार्यों के समान सफलता नहीं मिली, ठीक है। इन्होंने कॉपी तो कर लिया संस्कृत के साहित्य से, लेकिन जितने प्रसिद्ध संस्कृत के आचार्य थे उतने ये ना हो सके, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिया है श्रृंगार निरूपण, ठीक है। रीति काल में जितना भी काव्य रचना हुआ वो श्रृंगार से अछूता नहीं रहा है, ठीक है। श्रृंगारिकता का बोलबाला था इस काल में, ठीक है। हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से क्या है इसमें। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है। रीति काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो श्रृंगार वर्णन है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तो आपको लिखना है श्रृंगार वर्णन, ठीक है। आगे कहता है कि इस काल में सर्वाधिक प्रमुख रस श्रृंगार रस था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे कि रीति काल में जो है वो सर्वाधिक प्रमुख रस क्या था, तो श्रृंगार रस था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे है इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन अधिक किया है। हर लाइन में प्रश्न बन रहा है, आप लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे, यहाँ पे भी एक प्रश्न बन रहा है कि रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के किस पक्ष का वर्णन किया है, सर्वाधिक किस पक्ष का वर्णन किया है, तो संयोग पक्ष आपको लिखना होगा, ठीक है। आगे है श्रृंगारी भावना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इन कवियों का दरबारी कवि होना था, ठीक है।
रीतिकाल में क्या होता था कि जितने भी कवि थे वो किसी न किसी राजा, सामंत या नवाब इनमें से किसी के दरबार में कवि मतलब रहते थे। उनकी प्रशंसा में रचनाएं लिखी जाती थी, उनका गुणगान किया जाता था। कविता करने का मुख्य उद्देश्य था अपने राजा को प्रसन्न रखना, ठीक है, जिससे उन्हें कमाई के रूप में कुछ अशर्फियाँ, सोने चांदी, गहने वगैरह दिए जाते थे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हम लोग लिए हैं अलंकार प्रयोग और चमत्कार वर्णन, ठीक है। रीतिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं को खुश करने के लिए चमत्कार का सहारा लिया, ठीक है। मैंने कहा था कि आश्रयदाताओं को खुश करते थे वो लोग, तो चमत्कार का सहारा लिया। और चमत्कार किससे आता है? अलंकार से आता है, ठीक है। अलंकार की परिभाषा में भी आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे कि जिस तरह से एक औरत की खूबसूरती को आभूषण और अधिक बढ़ा देता है, उसी प्रकार कविता की रचना में अलंकारों का प्रयोग उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक आभूषण के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलंकार का प्रयोग जब कवि करते थे तो अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए, ठीक है। आगे है, इन कवियों ने विलासी राजाओं को खुश करने के लिए कल्पना की उड़ान, वाक्पटुता, चमत्कार वर्णन आदि का सहारा लिया, ठीक है। चौथा है प्रकृति वर्णन। रीतिकाल में प्रकृति का वर्णन आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में किया गया है। यहाँ से भी एक प्रश्न जो है उठ रहा है कि रीतिकाल में प्रकृति का वर्णन किस प्रकार हुआ है। तो ऑप्शन में आप 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला रहेगा आलंबन, दूसरा उद्दीपन, तीसरा रहेगा आलंबन और उद्दीपन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में किया गया है ना। यह प्रकृति चित्रण नायक नायिका के मनोदशा के अनुरूप हुआ है। संयोग दशा में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है तथा वियोग दशा में त्रास उत्पन्न करने वाला रूप है। रीतिकाल में स्वतंत्र प्रकृति चित्रण दुर्लभ है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से खुलकर इसमें प्रकृति का चित्रण नहीं किया गया है रीतिकाल में, ठीक है। प्रकृति के विभिन्न अवयवों का वर्णन इन्होंने नायक व नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए भी किया है, ठीक है। अब यहाँ इस लाइन को समझना होगा कि प्रकृति के जो अंग हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करके इन्होंने नायक और नायिका के रूप के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए किया है। जैसे प्रकृति में क्या क्या होती है, पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। जब आम नया नया निकलता है तो, ठीक है, छोटा छोटा उसका जो आम का छोटा रूप होता है उसको लेकर के नायिकाओं का वर्णन किया जाता है ना। प्रकृति में फूल होते हैं, चांद होती है, ठीक है, तारे होते हैं, तो इन सब का प्रयोग नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसे चांद के समान नायिका का मुखड़ा, है ना। तो क्या हुआ इसमें कि प्रकृति का सहारा लेकर उसकी प्रशंसा की जा रही है, ठीक है। या फिर फूल के समान, गुलाब के समान उसके होंठ, ठीक है, इस तरह से उनकी प्रशंसा की जाती है ना। आगे है कि नायक नायिका जो है की सुंदरता के लिए अनेक उपमाएं प्रकृति से ली गई है। जैसे मैंने अभी कहा चांद के समान मुखड़ा, ठीक है। अगला टॉपिक जो है हमारा है वो नारी वर्णन है, ठीक है। रीतिकाल के कवियों ने नारी का कामुक वर्णन किया है, ठीक है। कामुक मतलब एक भोग विलास से संलिप्त अवस्था, है ना, उसका वर्णन रीतिकाल में किया गया है। इनके लिए नारी केवल भोग विलास की वस्तु है, ठीक है। जैसा मैंने अभी कहा था कि इनके लिए नारी क्या है, एक भोग विलास की वस्तु है, ठीक है।
इन्होंने नारी को प्रायः नायिका के रूप में चित्रित किया है जो नायक के प्रेम में बंधी है, अर्थात इन्होंने नारी को अधिकतर क्षेत्र में प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है। यह कवि नारी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन ही करते रहे। इसका प्रमुख कारण यह था कि अधिकांश रीतिकालीन कवि दरबारी कवि थे। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कारण था कि अधिकांश कवि जो है नायिकाओं के रूप के सौंदर्य का वर्णन करते रहते थे, उनकी कामुकता को अपनी कविताओं में झलकाते थे। इसका प्रमुख कारण यही था कि वो एक दरबारी कवि थे, ठीक है। और राजा भोग विलास में संलिप्त रहता था, तो उसको खुश करने के लिए कामुकता भरी रचनाएं उन्होंने रीतिकाल में रची है, ठीक है। इनका प्रमुख उद्देश्य अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करना था, अभी जैसा मैंने कहा है ना। भोग विलास में डूबे रहते थे, जो प्रायः भोग विलास में डूबे रहते थे। अगला जो पॉइंट मैंने लिया है वो काव्य रूप है, ठीक है। काव्य रूप में आप देखेंगे कि रीतिकाल में जो है कविता का रूप क्या था। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है, ठीक है। मुक्तक काव्य कहने का तात्पर्य है कि कविताएं जो है छोटी छोटी होती थी, ज़्यादा बड़ी कविताएं नहीं होती थी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, लेकिन रीतिकाल की मांग ही मुक्तक काव्य थी, ठीक है। शुक्ल का मत थोड़ा भिन्न है यहाँ पर। उन्होंने मुक्तक काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, दृष्टि से देखा है, लेकिन रीतिकाल का जो मांग था, रीतिकाल की जो मांग थी वो मुक्तक काव्य ही थी, ठीक है। क्यों थी आगे हम लोग स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे राजाओं तथा नवाबों के पास इतना समय नहीं था कि वे प्रबंध काव्य सुन सके, है ना। और दरबारी कवियों का एकमात्र उद्देश्य था आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना। फिर से वही बात आ रही है यहाँ पे, है ना। प्रबंध काव्य बड़े बड़े होते हैं और राजाओं के पास उतना समय नहीं रहता था सुनने का, ठीक है। इसलिए उस काल में सिर्फ मुक्तक रचनाएं की गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है वो कला कि रीतिकाल में जो है रचना की कला क्या थी, ठीक है। इन कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए छंदों, अलंकारों, बिंबों आदि का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, ठीक है। छंदों की दृष्टि से इन कवियों ने प्रायः, देखिए पूछा जा सकता है कि कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, तो दोहा, कवित, सवैया का प्रयोग किया है, ठीक है। आप ये तीन चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि रीतिकाल में कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, तो दोहा, कवित और सवैया, ठीक है। इसके अतिरिक्त मुख्य ये तीन थे, लेकिन इसके अतिरिक्त छप्पे, बरवे, सोरठा आदि का प्रयोग भी कहीं कहीं मिलता है गौण रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग ब्रज भाषा की जो प्रधानता थी उसको हम लोग देखेंगे इसमें कि रीतिकाल में जो है किस भाषा की प्रधानता थी। ब्रज भाषा की प्रधानता थी। एग्जाम में पूछ सकता है सवाल कि रीतिकाल में मुख्य भाषा क्या थी या किस भाषा की प्रधानता थी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अवधी, ठीक है, ब्रज, ठीक है, और हिंदी, ठीक है, संस्कृत। इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है, मारना है, जो है ब्रज भाषा, है ना। अब रीतिकाल में जो है अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में रचा गया, ठीक है। ब्रज भाषा ही इस युग की प्रधान साहित्यिक भाषा थी, है ना। इसका प्रमुख कारण यह था कि ब्रज भाषा श्रृंगार रस व कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाषा थी। वस्तुतः ब्रज भाषा का जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ, इतना पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए आप लोग जो है एक अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, लिखने का जो तरीका क्या होता है, आंसर। आप लोग कोई भी प्रश्न का उत्तर दीजिए, लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखें, ठीक है। जितना कुछ आप लिखे हैं ऊपर, उसी से 2-4 लाइन आप लोग
ऐड करते हुए वहीं से लेकर के निष्कर्ष में लिख देना है 2-4 लाइन, ठीक है। इससे क्या है कि जो आपके कॉपी को जांच करेगा, ठीक है, वो अच्छा नंबर देगा आपको। ये लिखने का बहुत ही बेहतरीन और अच्छा तरीका होता है ना। अभी आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने निष्कर्ष में किस तरह से लिखा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य श्रृंगार और मधुरता का काव्य है, ठीक है। इसका चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि किस तरह से श्रृंगारिक रचनाएं की जाती थी, है ना। तो वही वाला यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इसमें सर्वत्र श्रृंगार व कलात्मकता के दर्शन होते हैं, ठीक है। जितना अधिक कला का विकास इस काल में हुआ वह इससे पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। ये लाइन आप लोग पहले भी यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको निष्कर्ष लिखना है, इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग का आज का टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जो पढ़ाई करते हैं, है ना, जिनको ज़रूरत है इसकी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद।